हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को तीन बेसिस पे डिवाइड किया गया है। एक है आपका वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी, सेकंड है फॉर्मेशन और थर्ड है परफॉर्मेंस। आ जाओ, अब वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी के उसमें अंदर हम लोगों ने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनइन्फोर्सेबल। फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड, क्वाजी, ई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, और एक और पार्ट नंबर ई है टेसिड कॉन्ट्रैक्ट। वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट हम लोग 100% कवरेज कर रहे हैं तो मैं आपको वो भी कवर करके बता दूंगा। फिर आता है आपका परफॉर्मेंस के बेसिस पे, जो आता है कि एक एग्जीक्यूटेड होता है, एक एग्जीक्यूटरी होता है। एग्जीक्यूटरी में दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है यूनिलेटरल और दूसरा होता है बाईलेटरल। आ जाइए, टाइप 1 से शुरू करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। इसमें सबसे पहला आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कि बाइंडिंग होते हैं और इन्फोर्सेबल होते हैं। इस इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन किया था, उसमें हमने 8-9 पॉइंट्स देखे थे। वो सभी के सभी पॉइंट्स अगर सेटिस्फाइड करते हैं तो ये हो जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, टाइप 2 की बात करते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। मतलब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग बाद में रीड करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ पहले। मान लेते हैं ये ए है, ये है बी। बी कौन है? फैक्ट्री का मालिक है, ठीक है, फैक्ट्री के ओनर है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि आप हमें 10 टन ऑफ शुगर सप्लाई करेंगे। लेकिन सप्लाई करने से पहले बी की फैक्ट्री में तो आग लग गई, और आग लगने से क्या हुआ, जितने भी उनके पास शुगर रखा हुआ था सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया। तो सब्जेक्ट मैटर जब डिस्ट्रॉय हो गया तो बी तो सप्लाई कर नहीं सकते, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। ठीक है, अब एग्जाम्पल को रीड कर लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाइए। ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ओनर ऑफ द फैक्ट्री, फॉर सप्लाई ऑफ 10 टन ऑफ शुगर, बट बिफोर सप्लाई इज मेड। आग लग गई उनकी फैक्ट्री में, ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर दिया आग ने सभी का सब, सबका सब, जितना भी मटेरियल इनके पास, जितना भी शुगर रखा था सबका सब डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब जब मटेरियल ही नहीं इनके पास तो सप्लाई कहाँ से करेंगे? तो जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था ना, ए एंड बी का कॉन्ट्रैक्ट था, ये कॉन्ट्रैक्ट अब हो जाएगा वॉइड। अच्छा, ये पॉइंट नंबर सी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ पहले, उसके बाद आप लोग इसको रीड करना है। जैसे कि मान लेते हैं ये है ए, ये है बी। बी एक माइनर है, ठीक है। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसको पता नहीं था पहले कि ये बी माइनर है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 1 लाख रुपए का। कोई एक चेयर, मान लेते हैं कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप, मैं आपको एक चेयर प्रोवाइड करूंगा। बी ने बोला कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। अब ए की तरफ से तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन बी की तरफ से अगर देखा जाए तो ये वॉइडेबल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये तो माइनर है, ये कैपेसिटी नहीं है इसकी कॉन्ट्रैक्ट करने की, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस समय तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन जब बी मेजर हो जाएगा, मतलब कि 18 से अबव का हो जाएगा, तो इसके पास ऑप्शन होगा कि ये इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में इसको वैलिड भी कर सकता है, इसको वॉइड भी कर सकता है। तो इसके पास एक राइट हो जाता है। तो एग्रीव्ड पार्टी यहाँ पे बी है, तो इसके पास राइट आ जाता है। तो दोनों पार्टीज के पास राइट नहीं रहता वॉइडेबल में, सिर्फ एक पार्टी जो एग्रीव्ड पार्टी होती है उसके पास राइट आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल भी कर सकता है या वॉइड भी कर सकता है। आ जाइए, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन को। आ जाइए। An agreement which is enforceable by law, which is enforceable by law at the option of one or more parties। यहाँ वन और मोर काट दीजिए, वन पार्टी, एक पार्टी के पास राइट रहता है उसको इन्फोर्सेबल, इन्फोर्स करने का, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आ जाता है डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, और इसी फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करना है। मैंने 4 पॉइंट आप लोगों को बता दिए हैं, और यही 4 पॉइंट आप लिख के आ जाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आ जाइए, हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है हमने पढ़ लिया। अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। मतलब कि इन्फोर्सेबल होता ही नहीं है तो वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो वॉइड हो जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज। ठीक है, मतलब एक पार्टी जो एग्रीड पार्टी होती है उसके पास राइट हो जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने का। कॉज, a contract becomes void due to change in law or change in circumstances। चेंज इन सर्कमस्टांसेस, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि उसकी फैक्ट्री में शुगर उसको सप्लाई करना था, लेकिन उनकी फैक्ट्री में आग लग गया, तो अब वो सब सप्लाई तो कर नहीं सकते, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं वॉइडेबल में। अ कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइडेबल इफ कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री। मतलब कि जो कंसेंट की हमने बात की हुई थी, फीचर्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में,
उसमें एक था कि आपके फ्री कंसेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए, आपको फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ये इन सब में से कोई भी एक इन्वॉल्व रहता है तो ये मान लिया जाता है कि कंसेंट फ्री नहीं है, तो वॉइडेबल हो जाता है इन केस कंसेंट इज नॉट फ्री। और वॉइडेबल किसको किस पर्सन को राइट मिलेगा, जिसकी कंसेंट नहीं ली गई तो उसके पास राइट होगा उसको वॉइडेबल वॉइड करने का या एनफोर्स करने का, वैलिड करने का। ठीक है, आ जाओ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, जो वाइड है उसको तो परफॉर्म कर ही नहीं सकते। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। ये मैंने अभी अभी आपको समझाया है, इस लाइन का आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। राइट्स डू नॉट हैव एनी राइट टू एनी पार्टी, किसी पार्टी को कोई राइट नहीं मिलता, क्योंकि एग्रीमेंट ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वही वॉइड हो गया, तो आपको राइट कहाँ से मिलेगा? उसको आप कोर्ट में जाके एक दूसरे को सू कर नहीं सकते, तो राइट तो आपके खत्म हो गए वहीं पे। और इसमें हो जाता है द पार्टी हुज कंसेंट वॉज नॉट फ्री हैज़ द राइट टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट। रिसिंड मतलब कि कैंसिल करने का उसको राइट मिल जाता है। लोग आते हैं पॉइंट नंबर डी में, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं ना जिनको लॉ फॉरबिड करता है टू बी मेड। लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड मतलब गैर कानूनी होते हैं ये। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स। ये इन्फोर्सेबल तो होते ही नहीं है सच कॉन्ट्रैक्ट। एंड ऑल्सो जितने भी इससे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इनसे रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, सभी के सभी जो है वो void हो जाते हैं। All illegal agreements are void, but all void agreements are not necessarily illegal। ठीक है, आ जाओ, इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, आपके समझ में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिस जो इमोरल होते हैं या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं, वो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये पार्टी है ए, ये पार्टी है बी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि भाई बी आप मेरे को ब्राउन शुगर सप्लाई करना। अब ब्राउन शुगर जो है उसकी सेल और परचेज जो है ना वो इलीगल है। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ये एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। ये अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट। ठीक है, इसको ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैंने फॉर्मेट बना के आपको दे दिया है, एज इट इज़ आपको एग्जाम में लिख के आना है, जैसे कि मैंने पहले बताया। यहाँ हो गया वॉइड, यहाँ हो गया इलीगल, यहाँ हो जाएगा बेसिस। सबसे पहले स्कोप के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। अ वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरीली इलीगल। इलीगल नहीं होते वॉइड एग्रीमेंट, जो होते हैं ना वो इलीगल नहीं होते, लेकिन जितने भी इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो सभी के सभी वॉइड होते हैं। पॉइंट नंबर टू, नेचर। ये नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, मतलब कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, लॉ ने इसको इलीगल नहीं माना है, लेकिन जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो फॉरबिडन अंडर लॉ होते हैं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर थ्री, पनिशमेंट। पार्टी इज नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट। जब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर सकते हो लेकिन अनएनफोर्सेबल होते हैं ये सभी के सभी, तो इसमें कोई पनिशमेंट नहीं होती। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट अगर आप करते हो तो ये, क्योंकि गैर कानूनी होता है ना, तो इनके अंदर आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। इसमें लास्ट पॉइंट आ जाता है कोलैटरल एग्रीमेंट्स का। जितने भी कोलैटरल एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वॉइड ही हों, वो वैलिड भी हो सकते हैं, लेकिन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी एग्रीमेंट कोलैटरल होते हैं वो सभी के सभी वॉइड होते हैं। लास्ट पॉइंट आ जाता है आपका अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, मतलब कि राइटिंग में नहीं है या बार्ड बाय लिमिटेशन है, तो अनएनफोर्सेबल हो जाता है, कोई भी पार्टी एक दूसरे को सू नहीं कर सकती। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता, बट मैंने आपको कवर कर दिया है, तो आपको एक पता होना चाहिए बेसिकली ये चीज़। पॉइंट नंबर ए आ जाता है इसमें, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें आप टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स होते हैं वो वर्ड्स में एक्सप्रेस कर देते हैं या राइटिंग में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो वो हो जाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि ए ने बी को कॉल किया, फ़ोन पे इन लोगों की बात हुई, ए ने बोला कि मैं अपना हाउस बेचना चाहता हूँ, बी ने कहा कि आप कितने में बेचना चाहते हो, तो ए ने कहा मैं 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। तो इन लोगों में एग्रीमेंट फ़ोन पे ही हो गया कि मैं अपना घर बेचूंगा, आप मेरे से 2 लाख रुपए में खरीद लो। तो ये आपका हो जाएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ये देख लो, आप एग्जांपल रीड कर सकते हो। ए टेल्स बी ऑन टेलीफोन दैट ही ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर 2 लाख रुपीज एंड बी इन्फॉर्म्स ए दैट ही एक्सेप्ट्स द ऑफर। दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली वर्ड्स में इन लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, रिटर्न नहीं है अभी। पॉइंट नंबर बी की बात करें, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होता है? बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ। लॉ के थ्रू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, या तो कंडक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। चलिए आ जाइए एग्जाम्पल में, जैसे कि मान लेते हैं ये हो आप। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, द कॉमर्स सेक्शन। यह है टीसीएस। मैं बहुत सारा सामान लेकर ट्रैवल कर रहा हूँ, रेलवे स्टेशन पे आ गया, मैं प्लेटफॉर्म पे उतरा, और सामान मैं लेके नहीं जा सकता इतना सारा, मैं बैठ के वेट कर रहा था अपने फ्रेंड का कि वो आएगा और मेरा सामान लेके जाएगा। इतने में क्या होता है, एक कुली आते हैं। ठीक है, कुली आते हैं, वो इन चारों बैग को उठाते हैं और लेके चले जाते हैं।
आगे, चाहे वो बस स्टैंड हो या और भी कहीं पे भी लेके जाना हो, इसमें मैंने कोई ऑपोजिशन मतलब कोई अपोज नहीं किया, मैंने उनको मना नहीं किया कि आप मेरा सामान मत लेके जाओ। इसका मतलब क्या है कि मैंने हामी भर दिया। उन्होंने जब सामान उठाया तो मुझे मना करना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया। तो मतलब ये कि कंडक्ट ऑफ पार्टीज, मतलब कि कंडक्ट के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, तो ये होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब आ जाओ इसको रीड कर लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल को। आ जाओ पॉइंट नंबर एग्जाम्पल। A coolie in uniform picks the luggage of Mr. X to be carried out of the railway station without asking Mr. X. Mr. X ने नहीं बोला था उसको कि सामान मेरा लेके जाओ, लेकिन वो आए सामान और लेके चले गए। X ने अलाउ कर दिया उनको सामान ले जाने के लिए। उन्हें वहाँ मना करना चाहिए, तो उन्होंने मना नहीं किया, X ने अलाउ कर दिया। ये हो गया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये कि मिस्टर एक्स को कुली को पैसे पे करने पड़ेंगे जो भी उन्होंने काम किया है। पॉइंट नंबर सी की बात करें, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्जामिनेशन में आता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। टेसिट मतलब कि साइलेंट। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ पार्टीज विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन। मतलब कि आप कोई वर्ड्स बोलते भी नहीं हो, रिटन में भी नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब क्या? मतलब कि जैसे आप एटीएम में गए, एटीएम एटीएम में गए, आपने पैसे निकाला, आपने तो कुछ बोला भी नहीं, ना कुछ रिटर्न में हुआ, लेकिन वो ट्रांजैक्शन हुआ ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये उसको बोलता है टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको आप छोड़ के भी जा सकते हो। पॉइंट नंबर डी की बात करें, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। मैंने पेन चेंज कर लिया अपना। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच नो देयर इज नो इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ ईदर पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बट लॉ इम्पोजेस अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज। ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इट इज़ क्रिएटेड बाई लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस। मान लेते हैं जैसे कि मैं मार्केट में घूम रहा हूँ, ये मैं हूँ, मैं मार्केट में घूम रहा हूँ, मुझे किसी का वॉलेट गिरा हुआ मिल जाता है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? मेरे ऊपर तो ऑब्लिगेशन आ गई कि जिनका वो वॉलेट है मैं उनको सर्च करूँ, उनको ढूंढूँ और उनको वो वॉलेट वापस करूँ। तो ये मेरा इंटेंशन नहीं है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का, लेकिन जब मुझे वो चीज़ मिल गई है, मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो गई है, तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर ई, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट की। इसको बोला जाता है, ई कॉन्ट्रैक्ट भी इसको बोला जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ठीक है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज entered into by two or more parties using electronic means such as email is known as e-commerce contract। जैसे कि आपने अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, तो आपके पास डायरेक्टली आप रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट तो करते नहीं, ओरल भी नहीं रहता, ये होता है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ईमेल के थ्रू बेसिकली आप लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंज करते हो, रिसिप्ट वो लोग भेजते हैं, आप पेमेंट वगैरह करते हो ना, तो ऑनलाइन सब कुछ होता है। तो ये होता है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर थ्री की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें सबसे पहले आ जाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज़ बीन परफॉर्म्ड बाय ऑल द पार्टीज। मतलब ये कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये है ए, ये है बी। बी है शॉप इनकी, टीवी बेचते हैं, फ्रिज बेचते हैं ये। ए इनके पास गए, इन्होंने बोला कि मेरे को एक टीवी सेट चाहिए। बी ने बोला ठीक है सर, हम आपको भेज देंगे, 20,000 रुपीज़ आप पे कर दीजिए। इन्होंने टीवी सेट, बी ने ए को टीवी सेट भेज दिया, और ए ने 20,000 रुपीज़ बी को पे कर दिया। तो ये हो जाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दोनों ने अपनी अपनी जो ऑब्लिगेशन थी वो इसको एग्जीक्यूट करके ख़त्म कर लिया है, तो ये हो जाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आ जाइए अब पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। When both the parties to the contract have yet to fulfill their set of promises or obligation। उन लोगों ने अपनी ऑब्लिगेशन को अभी तक फुलफिल नहीं किया है, तो उनके तरफ से हो जाएगा वो एग्जीक्यूटरी। अगर उन्होंने फुलफिल कर दिया होता तो वो हो जाता है एग्जीक्यूटेड। अभी क्या है? एग्जीक्यूटरी। मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। मान लेते हैं ये है ए, ये है बी। बी है किसी शॉप के ओनर हैं ये। बी के पास टीवी है, फ्रिज है, और भी बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में डील करते हैं। ए बी के पास आए कि मुझे एक टीवी चाहिए। बी ने कहा कि ठीक है सर, हम आपको टीवी दे देंगे, आपको 20,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। 20,000 रुपीज़ का टीवी है। लेकिन बी की शॉप की ना एक पॉलिसी है, वो क्या है कि हम आपको इंस्टेंट डिलीवरी तो कर दे रहे हैं प्रोडक्ट की, लेकिन आप जो पेमेंट है वो 3 वीक के अंदर अंदर कर सकते हो। तो जैसे ही ए ने ऑर्डर प्लेस किया, बी ने शाम तक आके टीवी उनको घर पे आके फिक्स कर दिया। बी ने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दी, तो ये इसकी साइड से तो एग्जीक्यूटेड हो गया, लेकिन ए ने अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया है, तो ए की तरफ से वो हो जाएगा एग्जीक्यूटरी। आ जाओ अब इसको रीड कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आ जाओ। ये रहा, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल एंड डिलीवर टीवी टू बी फॉर 20,000 टू बी पेड इन 3 वीक्स। इसकी पेमेंट 3 वीक्स में आ गई। ए ने डिलीवर कर दिया, मेरे उसमें बी ने, बी शॉपकीपर था तो बी ने डिलीवर कर दिया था। आप एग्जाम्पल पढ़ोगे आपके समझ में आ जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड बाई ए एंड एग्जीक्यूटरी टू बी, क्योंकि बी ने अभी तक पेमेंट नहीं की है। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको याद होगा, मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें दो टाइप का था। ये देखिए, उसमें से एक आ जाता है यूनिलेटरल, एक हो जाता है बाईलेटरल। यूनि मतलब होता है वन, और बाई मतलब होता है दो, ठीक है।
यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि वन पार्टी जो होती है, एक पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लिया, मतलब उन्होंने अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया, और एक पार्टी ने अभी तक ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, रीड करा देता हूँ, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। Only one party has to perform his obligation and the other party has performed his obligation at the time of formation of contract. बाईलेटरल में हम लोग देख लेते हैं, छोटा कर देता हूँ उसको। When both the parties have yet to perform their respective obligation, बाई मतलब दो, दो मतलब दोनों पार्टीज को अभी तक अपनी ऑब्लिगेशन जो है उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको फुलफिल करना है। तो यूनि में एक पार्टी को करना होता है, बाई में दो पार्टीज को करना होता है। सो गाइज, इसमें मैं आपको बता दूं, ये वाला चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। पूरा का पूरा चैप्टर 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है। इंपॉर्टेंट ये आता है कि चैप्टर 1 का होमवर्क, ये सभी के सभी जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आपने लेक्चर्स अच्छे से अगर देखा हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली से सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप इनको पढ़ो, उसके बाद उस पेपर में एक कॉपी पे इनके आंसर्स लिख के देखो। लॉ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ में आता है सब कुछ, आप आंसर भी निकालोगे लेकिन लिख नहीं पाते हो। तो इन क्वेश्चंस को लिखना है आपको, इनके आंसर लिखने हैं, और इनके सॉल्यूशंस मैं अगली वाली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, रीज़न बताना है कि ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ट्रू है कि फॉल्स है, और उसके रीज़न बताना है कि आपने ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ए में आ जाएगा ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट द वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। बी आ जाएगा ऑल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में रिमेन वैलिड। पॉइंट नंबर सी में आ जाएगा ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में भी किया था। पॉइंट नंबर डी, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज द वन विच इज वॉइड एब इनिशियो। मैं वर्ड बता देता हूँ। इनिशियो मतलब होता है इनिशियल, मतलब शुरुआत से ही वॉइड। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो शुरू से ही वॉइड होता है। पॉइंट नंबर ई हो जाएगा, इन सोशल एग्रीमेंट्स द यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट द पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है रीजन के साथ। और एफ, पी इनवाइट्स आर टू अ टी पार्टी, आर एक्सेप्ट द इन्विटेशन। पी ने अपनी अरेंजमेंट्स कर रखी थी लेकिन बी आया ही नहीं, तो क्या पी आर को सू कर सकता है? इस क्वेश्चन को आप लोग मत कीजिएगा, इसको मैंने बाई मिस्टेक मैंने गलत ड्राफ्टिंग कर दी है इसकी, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, इसको मैं बाद में करवा दूंगा आपको। बाकी सभी क्वेश्चंस को आप लोग करके आ जाना। बेसिकली 5 क्वेश्चंस है, आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है इनकी। ये एग्जाम का क्वेश्चन है तो आपको एग्जामिनेशन देखने को मिल सकते हैं। सो ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग सेकंड वाला जो लेक्चर है, सेकंड वाला चैप्टर है, उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में देखेंगे। अच्छे से इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट्स अच्छे से बना लोगे, और अच्छे से पढ़ाई करते रहना, इसको रिवाइज करते रहना। लॉ टफ नहीं है, एग्जामिनेशन से पहले मैं पूरा का पूरा लॉ कंप्लीट कर दूंगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।